नमामि धन्वन्तरिवादिदेवं सुरासुरैर्वन्दित पादपङ्कजम् लोके जरार्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनाम् नमामि धन्वन्तरि कमल नयन श्याम रंग पीतांबर साजे मनमोहन वस्त्रों में आदिदेव विराजे। कमल नयन श्याम रंग पीतांबर साजे मनमोहन वस्त्रों में आदिदेव विराजे। शंख चक्र जलौका घट अमृत का लिए चार भुजों से सारे दुखों से मुक्त करे। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा नमामि धन्वन्तरि नमामि धन्वन्तरि सुर असुरों के सागर मंथन से आए अमृत का घट भर कर संजीवन लाए। सुर असुरों के सागर मंथन से आए अमृत का घट भर कर संजीवन लाए। भय दुख दूर करे जरा मृत्यु हारे मन का और तन का स्वास्थ्य हमें देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा नमामि धन्वन्तरि नमामि धन्वन्तरि शास्त्रों का ज्ञान और अनुभव कर्मों का हो तर्क और बुद्धि से तत्पर सेवा हो। शास्त्रों का ज्ञान और अनुभव कर्मों का हो तर्क और बुद्धि से तत्पर सेवा हो। दक्ष रहे सत्य कहे निर्मल उदार संयत हो आशीर्वच हमको श्रीकांत संग देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा
नमस्कार, प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। कापी लेके बैठे हो? जी सर, ठीक है। लेके बैठे हैं सर। हाँ, सब लोग बैठ जाओ क्योंकि ये 20 मिनट जो है, अभी क्या होता है कि जब हम पदार्थ विज्ञान पढ़ते हैं ना, वो हमारी जो बायोकेमिस्ट्री है, तो मैं एक बार पदवन जी आप बताओ कितनी पदार्थ विज्ञान मतलब अ, मतलब कुछ समझ में आता है पदार्थ विज्ञान जब पढ़ते हैं? हेलो डॉक्टर अरुण जी आपको पदार्थ विज्ञान अच्छी लगती है? नहीं सर, नहीं। नहीं अच्छी लगती है लेकिन मतलब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी बहुत जब पढ़ते थे पास होने के तब वही। जी 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 जी। पुलक जी आपको? यस आवाज आपकी थोड़ी सी ऐसी आ रही है। सर। पहले हाँ। पहले पढ़ते थे, समझ में नहीं आता था सर। जी सर। प्रेरणा जी आपको? डॉक्टर साहब पदार्थ विज्ञान कुछ इंटरेस्ट गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, एग्जाम्स में तो ऐसे ही पास होने के लिए पढ़ी थी, बट लेटर रियलाइज हुआ कि इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, तो थोड़ा पढ़ा, बट अभी पढ़ना है। हाँ जी सर, तब तो पास होने के लिए पढ़ा था टू बी ऑनेस्ट सर, बट अभी फील होता है कि बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी हमारे कंसेप्ट क्लियर होने में। जी 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 जी। खुशबू तुम्हें कैसे लगती है पदार्थ विज्ञान? सर प्रणाम सर। प्रणाम। सर थोड़ा सा वो ज्यादा ही डीप में है, पर धीरे धीरे आ जाएगी समझ। कभी इंटरेस्ट रानी जैसे आप कहते ही हो, थोड़ा बोरिंग लगता है, पर जब समझ आएगी तो शायद इंटरेस्ट बढ़ जाएगा सर। हाँ हाँ। कभी ध्यान नहीं दिया ना सर उस पे इतना, तो इसलिए समझ नहीं आता। थोड़ा सा हाई लेवल का कंसेप्ट है उसका। क्लिनिकल कोई नहीं समझाता ना उसका। हाँ इसलिए सर, इसलिए फिर वो आता क्या नहीं है? है समझ। जी अब सर धीरे धीरे समझ आ जाएगा। आप धीरे धीरे समझा रहे हो आप, तो आ जाएगा। जी। तो एक दिन ऐसा हो जाएगा ना कि जब भी जैसे मेरा जो है कभी कभी मूड जो है इधर उधर होता है, तो मैं पदार्थ विज्ञान खोल के बैठ जाता हूँ, सब फ्रेश हो जाता है। सर आप कौन सी बुक पढ़ते हैं पदार्थ विज्ञान की? पदार्थ विज्ञान की मेरे पास तो कई किताबें हैं। इस समय मैं जो मैंने तो अपने नोट्स बनाए हुए हैं, और मेरी गुरु की भी अपनी किताब आती है, आप उसको चाहो उसको ले लो, बहुत अच्छी है वो। जो हमने पढ़ी है सर वो ताराचंद शर्मा वाली पढ़ी है, ताराचंद वो उस वाली वह ताराचंद शर्मा वाली। उसमें आधा अधूरा सा है, फिर वो पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, इसलिए मन उचट सा जाता है, पूरी क्लियर नहीं होता उसमें सारा कुछ। एग्जाम्पल टाइप कम है उसमें। आवाज कम आ रही है सर आपकी। सर प्रणाम सर। हमारे महाराष्ट्र में सुभाष रानडे सर की बहुत अच्छी बुक थी, शॉर्ट भी थी और अच्छी भी थी, और हमारी मैडम भी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने हमको क्लिनिकल उतना नहीं पढ़ाया, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। आप एक काम करो, अगर आप मंगवाना चाहो ना, तो हीरा लाल शिवहरे की किताब हो, जिसमें थोड़ा डिटेल स्टडी हो ना सर, एग्जाम्पल के साथ साथ, वो ही फिर क्लियर हो एग्जाम्पल, वो साथ जितनी भी आप पदार्थ विज्ञान कौन सर अभी सर बताएंगे ना, उसके बाद वही वाली जो किताब पढ़ोगे ना तो फिर समझ आ जाएगा, क्योंकि सर एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं, तो उसके बाद में वो किताब पढ़ोगे ना तो समझ आएगा। वही आपको समझ। हाँ इस टाइम तक तो हमें, क्योंकि क्लिनिकल उसमें लगता ही नहीं था कि कुछ क्लिनिकल से भी रिलेटेड हो सकता है इससे। हाँ हाँ हाँ। तो थोड़ा गीता का ज्ञान जैसा लगता है। उसमें सिर्फ वही गुण वाला तो थोड़ा सा वो था भाई, ये गुण कहीं काम आएंगे। हाँ हाँ हाँ, वो तो है, लेकिन आप प्रणाम प्रणाम।
और उसको इतना समझा ही नहीं, ना समझ में आता था, ज्यादा समझ में आती थी। दिक्कत है, मैं बिल्कुल एकदम साफ सुथरी बात बताता हूँ आपको। आपको जब तक आप पदार्थ विज्ञान को क्लिनिकल में उसको अप्लाई नहीं करोगे, और उसको जैसे मरीज को सभी देख रहे हैं ना, तो उसको धीरे धीरे करके 2-2, 3-3 लाइनें पढ़ी जाती हैं, और जैसे जैसे पेशेंट दिखते चले जाते हैं तो वो क्लिनिकल आपको समझ में आता चला जाता है कि यहाँ पर इसको लागू किया गया है। और आप अगर वैसे पदार्थ विज्ञान पढ़ोगे और मरीज नहीं है आपके पास, तो फिर तो वही जो हम लोग करके आए ना वहाँ कॉलेज, उतना ही होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। चाहे जो मर्जी कर लो, आप सीख नहीं पाओगे। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि एक तरफ मरीज रखा है, एक तरफ पदार्थ विज्ञान रखी, तब फिर आप इसको समझ। सर मरीज तो बहुत रहे, पर वो जो एलोपैथी ने दिमाग का नाश मारा ना, कोई आयुर्वेद सिखाने वाला नहीं मिला, ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक रही हमारी। बिल्कुल सही बात है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। जहां भी जाओ बस केवल दवाइयां सीखी साखी और चल रही है, यही सब। सर सबके साथ यही हुआ है। बिल्कुल रहा है। और कॉलेजों में भी क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताया गया है, वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या चिकित्सा सिद्धांत बताकर छोड़ दिए। अब हम शुरू करते हैं। कल हम देख के आए थे कि जो हमारे द्रव्य थे, जो षड द्रव्य थे, उन षड द्रव्यों का जो वास्तव में द्रव्य, षड द्रव्यों में सबसे पहला जो आया है द्रव्य आया कि द्रव्य है, तो वो द्रव्य कौन कौन से है, वो द्रव्य का इससे क्या संबंध है। तो वो द्रव्य आप लिख लो कि वो जो कारण द्रव्य है वो 9 है, जिनमें 5 आप लिख सकते हैं कारण द्रव्य। कारण द्रव्य हमेशा आएगा जब हम कहेंगे कि ये इसका कारण क्या है, तो कारण द्रव्य आपको समझ में जाना चाहिए कि इसका कारण ये है। तो वो है 9, हमारे 5 महाभूत हैं, और हमारा मन और आत्मा है, और संयोग और विभाग। ये जो संयोग विभाग का जो पार्ट है ना, इसको बड़ी मोटी कलम से जो है लिखना है इसको। संयोग और विभाग, संयोग और विभाग का मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एनालिटिक पार्ट है, और एक जो है कैटालिटिक पार्ट है। आप इसको अपनी भाषा में लिख लो, ये एनालिटिक पार्ट है संयोग, और ये जो है कैटालिटिक पार्ट है। बॉडी के अंदर हमेशा ये 2 क्रियाएं चलती रहती हैं, जिससे हम उस बॉडी अपने लिए हमेशा मेंटेन, तराजू की तरह मेंटेन करती रहती है कि कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी साम्यावस्था में। कभी आपने थोड़ा सा मतलब गड़बड़ किया, थोड़ा सा अगर परहेज बिगाड़ा, तो वहां पर जो है वो अगर एक प्रोसेस ऐसी चल रही है जो संयोग कर रही है, तो उससे क्या होगा, वो जो मतलब कहना चाहिए संयोजन है किसी चीज का, वो बढ़ता चला जाएगा, और वही चीज आपको बढ़ी हुई नजर आएगी। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल खाएंगे आप, और संयोजन क्रिया शरीर के अंदर चल रही है, और वो संयोजन क्रिया साम्यावस्था के रूप में ना चलते, बल्कि ये क्या कर रही है कि वो चलती चली जा रही है, और उसको चाहिए विभाग। तो विभाग बिल्कुल एकदम विशेष कर्म होता है। विशेष कर्म का मतलब जिसके द्वारा किसी बढ़ती चीज को नीचे लेके आए, हम उसको बराबर में लेके आए, हम उसको साम्यावस्था में लेके आए। तब कहा कि आप एक तरफ दूध घी ये सब खा रहे हो, तो इसके विपरीत आपको कर्म करना है, इसके विपरीत आपको औषधि लेना है, इसके विपरीत आपको वो गुण पैदा करने हैं शरीर के अंदर, जो इस संयोजन की क्रिया को तो चलते रहने सतत रूप से, लेकिन अपने विभाग की जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है वो भी शुरू हो बॉडी के अंदर। और बॉडी के शुरू हो जब ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इसको ध्यान से सुनना, अगर कहीं मिस कर गए तो काम खत्म, क्योंकि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा फिर पता नहीं चलेगी, फिर आपको एक ही चीज ध्यान में आएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए तो घटाएंगे, जो हम आज तक करते चले आए। तो फिर उसकी दवाइयां हमको देखनी पड़ती है, ये दवाई दे दो इसमें जो है इसका विभाग हो जाए। वहां पर अगर हम अपनी बात करेंगे तो हम बात क्या करेंगे कि इस समय संयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, विभाग की क्रिया शरीर के अंदर नहीं चल रही है, कैटालिटिक प्रोसेस होती है वो मंद पड़ जाती है, कम हो जाती है, और उनको करने के लिए हमको फिर औषधि देखनी पड़ती है, हमको व्यायाम करना पड़ता है, किसी को हमको भगाना पड़ता है, किसी को कुछ करना पड़ता है, किसी को परहेज पिलाना पड़ता है। उसके विपरीत जो कर्म हम कर रहे हैं उसे कहते हैं विभाग। तो ये जो 9 तत्व हैं, ये 9 तत्वों में ये 2 जो हैं ये हमेशा क्लिनिकल के रूप में है, और इन्हीं का ही हम जब भी चिकित्सा करते हैं इन दोनों पे ही वार करते हैं, इन दोनों को साथ लेके चलते हैं। एक कम हुआ है दूसरे को बढ़ाएंगे, दूसरे को कम हुआ है चौथे को बढ़ाएंगे।
लेकिन ये 7 है, ये क्या कर रहे हैं ऊपर वाले, वो हमको समझने की जरूरत है। ये तो दो ऐसे हो गए जो कैटालिटिक और एनालिटिक प्रोसेस जो है अपनी संयोजन और विभाजन इनके द्वारा, लेकिन जो वास्तव में जो 7 रह गए ऊपर वो क्या कर रहे हैं, उनको समझने की जरूरत है। तो जब द्रव्य की बात आई तो उन्होंने कहा कि द्रव्य 9 है और 9 द्रव्य हैं। इन 9 द्रव्यों में 5 महाभूत हैं, हम सिंपल हाथ पे याद कर लेंगे। उसके मन, आत्मा, संयोग विभाग। जहां आपको संयोग विभाग याद रहा, समझ लो पूरी मेडिकल साइंस अपनी याद आ गई, आयुर्वेद पूरा याद आ गया, फिर कुछ नहीं बचा आपके पास। फिर तो आपके दिमाग में सब कुछ घूम गया, ड्रग भी घूम गया, उसका खान पान भी आपको तय कर लेंगे, आप अपने आप ही तय कर लेंगे, किसी से पूछने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस केवल याद रखना है तो संयोग और विभाग याद रखना है। और यहाँ पर हम वही चीज भूल जाते हैं कि हमको संयोग कहाँ करना है और विभाग कहाँ करना है। तो वहां पर ये जो 2 प्रोसेस हैं, फिर हम कहेंगे कि ये जो दोनों हैं अब आप उसको बताओ। तो हम इसको वास्तव में मैंने अपनी भाषा में लिखा है, तो हम जो इसको लिखते हैं वो मैंने लिखा है एनालिटिक जो स्ट्रक्चर होती है वो किस किस से बनती है, आखिर शरीर प्राप्त किससे होता है। ये जो बात की चीज है, जब शरीर हमारा उत्पन्न हुआ तो वो एनालिटिक प्रोसेस क्या थी जिससे हुआ, और उसमें कौन कौन से महाभूत थे जो आए, और आने के बाद महाभूत आए फिर क्या आया, तो वो है 7। वो 7 जो है वो लेके वो 7 ही केवल अपने जो 41 गुण हैं उनका निर्माण करते हैं। और वो कौन कौन से? 5 महाभूत लिख सकते हो, 5 महाभूत, मन और आत्मा, ये सब आपस में मिलके 41 गुणों का निर्माण करते हैं। अब ये क्या है, इसका क्या, ये अलग अलग तरीके से, तो आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हो कि इनसे संयोजन से किन कौन कौन से गुण होते हैं। तो लिखिए 10 और 20 गुरुवादी गुण, वही आपके 41 हो गए। 10 परादी गुण, 6 आध्यात्मिक गुण और 5 नैसर्गिक गुण। इस मिला के नैसर्गिक गुण का मतलब आप नैसर्गिक गुण के आगे भी लिख सकते हो, आध्यात्मिक गुण, इच्छा, द्वेष, भाव जितने भी हैं वो आप लिख सकते हो। इसको आप आराम से याद भी कर लोगे। इच्छा, द्वेष, भाव, जहाँ आध्यात्मिक गुण आ गए वहां पर जो है इच्छा, द्वेष और ये जितने भी हैं वो हैं। और नैसर्गिक गुण में जो भूतों के गुण हैं, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये हमारे हैं। ये इतने हो गए, हमारे 5 हो गए। और बाकी जो परादी गुण है उसको आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, मैं आपको केवल लिखता हूँ। परत तो अपरत, यहाँ पर जब शुरू होगा तो वो 10 जो है परादी गुण है, और इनका अलग अलग प्रयोग है। और मजे की बात एक बात और बताऊं कि चाहे आपको छोटा मरीज मिले, चाहे आपको बड़ा मरीज मिले, चाहे केवल सिंपल जो बुखार का मरीज आपके सामने आए और वो कहे कि डॉक्टर साहब मुझे कल बुखार आ गया है और मैं आयुर्वेदिक दवाई खाना चाहता हूं, तो आप ये समझ लो कि उस मरीज पे आपने पूरे 41 गुण लगा, पूरे 41 गुणों का एक साथ प्रयोग कर दिया। और एक साथ प्रयोग करने के बाद 4 दिन आपने दवाई दी और मरीज ठीक हो गया और आपको पता ही नहीं चला कि हमने करा। ये मजे की बात है, क्योंकि परादी गुणों का उपयोग आपने भी कर लिया और आपने गुरुवाद का भी कर लिया, आपने आध्यात्म का भी कर लिया, और आपने जो है जो मतलब कहना चाहिए हमारे नैसर्गिक गुण है उनका भी कर लिया। और 41 गुणों का पूरा मिश्रण बना के एक दवाई के रूप में आपने उसको दे दिया कि ये पकड़ो दवाई और खा लो और 4 दिन आप ठीक हो जाओगे, पेशेंट ठीक हो गया। और डॉक्टर साहब को यही नहीं पता है वैद्य जी को कि हमने 41 गुण एक साथ में दिए। और 41 गुण एक साथ में देने के बाद फिर जो है मतलब कुछ पूछे तो वो हमारे परादी गुण है, जिससे हम डायग्नोसिस हमारे लिख लीजिए। परादी गुण हमेशा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के डायग्नोसिस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर इनके टूल होते हैं, स्टेथोस्कोप, ये सो वो दुनिया भर के ये टूल हैं, जो यंत्र हैं, वो हमारे ही परादी गुण वास्तव में 10 जो है वो टूल होते हैं। इसको मैं शुरू में, आखिर में, बीच में हर जगह बोलता चला जाऊंगा कि आपको यहाँ पर परादी गुण लगाना है। यहाँ पर हम परादी गुण पूछते हैं, तो परादी गुण से पूरी हम डायग्नोसिस बनाते हैं। और परादी गुण के अंत तक 10वां गुण जब प्राप्त करते हैं तो हमारी फाइनल डायग्नोसिस बनती है। फिर परमानेंट मतलब जो डायग्नोसिस बन जाती है, उससे पहले डिफरेंशियल बनती है, उससे पहले हम गुणों को देखते हैं, फिर उसके आहार को देखते हैं, फिर इस तरह से परत अपरत को देखते हैं। दोष को, जो दोष है, कौन सा पर है कौन सा अपर है, इसकी गणना करते हैं ना, कि इसमें वायु इतनी है, पित्त इतना है, अंश कल्पना पूरी लागू होती है, तो ऊपर से लागू नीचे तक लागू चली जाती है। और आखिर में जब बचता है तो परमानेंट डायग्नोसिस बनती है। और फिर हम उसको जो है अप्लाई कर देते हैं 20 गुणों, 20 गुण की औषधियों को अप्लाई करते हैं
कि इसमें इसमें तो उष्ण देनी है, इसमें तीक्ष्ण ये देना है, इसमें ये वाली औषधि देनी है, इसमें इस गुण से युक्त होनी है। तो वो जो 20 गुणों वाली जो औषधियां हैं जिनके पेयरिंग में होते हैं वो उनको दिए जाती है। देखिए 30 का हो गया। अब आपके बच्चे महाभूत, तब आप थोड़ी सी अगर स्पेशलिस्ट चिकित्सा में चले जाओ, जिसे हम पंच महाभूत चिकित्सा बोलते हैं, वो स्पेशलिस्ट चिकित्सा में चले जाएंगे तो आप सीधे महाभूत पे जाकर दिख रहे हैं। वहां पर महाभूत को आपने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर ये महाभूत जाता है और उसका जो संयोजन महाभूत है वो देती है। महाभूतों का संयोजन पंचीकरण एक प्रकार से ऐसे होता है जैसे कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मतलब कहना चाहिए एक महाभूत जब चाहे जिसमें चला जाए, जब चाहे जिसमें चला, उसकी अपनी एक क्षमता होती है, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, वो उसमें चला जाएगा, वो उसमें घुस जाएगा, पंचीकृत कर लेगा और एक रस का निर्माण कर देगा, और रस का निर्माण कर देगा, फिर उसका कार्य करेगा। ये जो 6 बच्चे आकर में, ये आपको सबको पता है। भाई साहब बहुत क्रोध करते हैं, आप क्रोध कम करिएगा। आप बहुत इच्छा दिवसी ये भावनाएं जो आपके दिमाग में है, मन मानसिक रूप में है, उनको आपने देखिए एक छोटे से मरीज पे 41 गुणों का प्रयोग किया और उसके बाद आपको पता ही नहीं चला कि हमने करा। तब अब हम कहेंगे कि संयोजन रूप में किन किन, तो संयोजन रूप का मतलब जो हमारा संयोजन रूप होता है जिससे हमको शरीर प्राप्त होता है, वो हमारे 7 गुण होते हैं। और वो 7 गुण किसी भी, आप लिख सकते हैं संयोजन स्वरूप का ज्ञान, गुणों का विशिष्ट ज्ञान होता है, जिसमें पंच महाभौतिक द्रव्य, मन और आत्मा ये संयोजन के रूप में आते हैं, और इससे ये 41 गुणों का निर्माण। 2 का मैंने बता दिया आपको कि जो द्रव्य है वो किस रूप में आते हैं, संयोग और विभाग। अब यहां पर आप लिख सकते हैं संयोग और विभाग इन गुणों के कर्म रूप को प्रदर्शित करते हैं। वहां पर गुणों का निर्माण होता है, गुणों का ज्ञान होता है, और यहां पर उनके कर्मों का मतलब ज्ञान की जो स्वरूप है वो देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, सुंठी क्या हो गई, कैसी है, कटु। जब कटु है तो मतलब कहना चाहिए उसका, हम जानते हैं कि उसका विपाक भी कटु ही होना चाहिए था, लेकिन आचार्य ने कहा ना, इसका विपाक मधुर होता है। तब क्या हुआ, रस कौन सा था, कटु। रस कौन सा था, कटु। उसके अंदर जो, अगर कटु के हिसाब से देखें तो उसके अंदर जो कटु पदार्थ थे, उसमें कटु में, कटु जो रस होता है उसमें क्या क्या होता है, बोले कोई, वायु अग्नि होता है सर, और अग्नि होती है। आपके दिमाग में है कि अग्नि, इसका दिमाग में है कि इसका तो जो विपाक होना चाहिए वो विपाक तो इसका कटु होना चाहिए, लेकिन वहां कौन सा हो रहा है, मधुर विपाक हो रहा है। फाइनल स्टेज, फाइनल जो उसका मतलब निष्ठा पाक हो रहा है, तो वो उससे जो उसका कर्म निकल के आया, रस कोई सा था, महाभूत कोई सा था उसके अंदर, और जो विपाक हुआ, जो उसका एक्टिव प्रिंसिपल निकल के सामने आया, जो उसके कर्म को लक्षित कर रहा है, वो था मधुर। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है, इसी ज्ञान को हम बोलते हैं कि किसी भी द्रव्य का अगर हमको ध्यान रखना है, ज्ञान करना है, तब उसके लिए हमको उसके कर्म को जरूर देखना पड़ेगा। और जब तक कर्म सामने नहीं आएंगे तब तक उसका रस जो है हमको सामने दिखाई नहीं पड़ेगा। तो रस के आधार पर किसी भी गुण की आप जो है परीक्षा नहीं कर सकते। तभी आचार्यों ने कहा कि कर्म स्वयं लक्षित होता है, और कर्म गुण के कभी भी गुण की अपेक्षा नहीं करता। ये लिख सकते हो आप, कर्म कभी भी गुण की अपेक्षा नहीं करता। गुण की अपेक्षा मतलब मैं कटु हूं तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरा मधुर विपाक हुआ या मेरा कटु विपाक हुआ। जब मैं अपने लक्षण को प्रदर्शित करूंगा तब बताऊंगा आपको कि मैं ये हूं। अभी से तो क्या, तुम आके देख लो मुझे, मैं कड़वा, यही तो है। आपने उसको खा के देख लिया मैं कड़वा हूं, लेकिन अंदाजा ये नहीं है कि इसका विपाक होगा कैसे, इसका निष्ठा पाक कैसे होगा, इसमें से आखिरी एक्टिव प्रिंसिपल क्या निकल के आएगा। तब आचार्यों ने कहा कि गुण, कर्म कभी गुण की अपेक्षा नहीं करता।
अगर कर्म गुण की अपेक्षा अगर कर लेगा तो उसका जो परिलक्षित कर्म का जो एक्टिव जो जहां से उसने कर्म शुरू किया फिर तो सभी जान जाएंगे। जैसे मैं कभी काम करने जा रहा हूँ तो उसको आप कह सकते हैं कि अब ये काम करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, फाइनल बस इतना ही होगा भाई और कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या है वो उल्टा कर बैठा, और जब उल्टा कर बैठा, उल्टा का मतलब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था और वैसा हो गया, तभी एकदम भौचक के रह जाते हैं सबके जमाने। सोच क्या रहे तो हो क्या गया, हम तो सोच रहे थे ये करेगा, इसने उल्टा ही कर दिया बिल्कुल। वही अगर हम आंवला को देख लें तो आंवला अम्लीय होता है, विपाक मधुर होता है। तो हम अपने दिमाग में पहले से फिट डाल लेते हैं कि आंवला खा रहे हैं, विपाक इसका मधुर होगा, और मधुर होने के बाद फिर जो है अगर इसका कहीं पर मेटाबॉलिज्म के अंदर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो इसका अम्लीय ही विपाक रहता है। मेटाबॉलिक स्थिति में अगर देखेंगे ये स्वस्थ मनुष्य के लिए है। अगर कहीं पर मेटाबॉलिक स्थिति हमारी अवस्था पाक गड़बड़ है और हमने आंवला खाया और वो खट्टापन हमारे शरीर में आया तो हम कहेंगे कि यहाँ पर वो हमारी जो मशीन है, एक मिनट भैया किसका है ये बंद, वहां पर जो है फिर हम देखेंगे कि हमारी अवस्था पाक गड़बड़ है। इसके कारण आंवला का विपाक मधुर नहीं हो पा रहा है, इसके कारण शुंठी का विपाक अम्लीय हो जा रहा है, उसका मधुर विपाक नहीं हो पा रहा है। तब हम इस चीज को देखते हैं और तब हम पहली अवस्था पाक दूसरी अवस्था पाक पर जो फिजियोलॉजिकल एक्शन होती है उसकी, अर्थात संयोग विभाग ठीक से नहीं हो रहा है। यहाँ पर बस संयोग भी हुआ लेकिन विभाग सही से नहीं हो पा रहा है, ये चीज की हम चिकित्सा करते हैं, ना कि हम किसी भी द्रव्य के गुणों की या कर्म की चिकित्सा। हमें सही रूप में वो मिले, उसका सही रूप में संयोजन और विभाजन हो, और उस दृष्टि से पूरी चिकित्सा हमारी लंबी। समझ में आ रहा है किसी को या नहीं? जी सर आ रहा है सर बीच में। हाँ जी सर आ रहा है। अब तो इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देके ये तो सब पढ़े आए हो। अगर मैं पूछता हूँ कि शुंठी का विपाक कैसा हो रहा है तो शुंठी का विपाक आप बताते हो कि मधुर है, ठीक है, जबकि शुंठी खाने में कड़ी हुई है। सौंठ पीपल काली मिर्च दो कटु है, और कटु के आपको महाभूत बताए तो कटु के महाभूत ये हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि इसका महाभूत के अनुसार इसका कटु विपाक होना चाहिए, लेकिन वहां पर मधुर विपाक होता है। अब किसी के कर्म को हम परिलक्षित नहीं कर सकते, उसके गुण था उसका कि वो कटु थी, और उसके कटु गुण को देखकर हम ये कह दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर है और टीचर आपको बता दिया कि टीचर है ये अध्यापक है, आपको पता चल गया ना अध्यापक है, तो आपको उनका गुण पता चला कि ये अध्यापक है, लेकिन आपको अभी ये नहीं पता है किस सब्जेक्ट के अध्यापक। पता है क्या कर्म क्या है? जब वो क्लास में जाएंगे और आप देखेंगे तब आपको पता चलेगी कि ये जो है वो मैथमेटिक्स के अध्यापक है। अब समझ में आया? फिर उनका कर्म परिलक्षित होता है। ऐसे ही फाइनल जब निष्ठा पाक होता है तो उसमें जो वीर्य बनता है, उस वीर्य से उसका जो है कर्म निष्ठा पाक होता है कि अब इससे कर्म इसका निर्धारण हो रहा है और ये शरीर के अंदर कर्म पैदा करेगा। आचार्यों ने कहा कि इसी की चिकित्सा करनी है, इसी की संयोजन करना है, इसी का हमको विभाग करना होता है। अगर ये ज्यादा हो रहा है तो हम इसका विभाग करेंगे, और अगर कम हो रहा है तो संयोजन करेंगे। यही चिकित्सा है, और इसी पार्ट को लेकर फिर आचार्यों ने सबकी अलग अलग वर्णन किया। जब हम पूरा इस पे जाएंगे, गुण कर्म विपाक, गुण द्रव्य गुण कर्म संयोग विभाग, और अंत में मन आत्मा, और ये सब पूरा जब करते चले जाएंगे तो फाइनल जब शरीर विज्ञान पे जाएंगे, शरीर यहाँ भी। अब क्या हुआ, संयोजन से स्वरूप हुआ, तो इन संयोजन स्वरूप से जो इसमें 7 द्रव्य थे, इनसे शरीर उत्पन्न हुआ, क्योंकि मन आत्मा आई, 5 महाभूत आए, और इनसे एक शरीर की उत्पत्ति। और जब ये शरीर की उत्पत्ति हुई तब इस शरीर के अंदर करना क्या है, होना क्या है, क्या होना है, क्या करना है। तो क्या कोई भी चीज जो बनी हुई है वो आपस में रिएक्शन करेगी क्या? नहीं करेगी। आपस में रिएक्शन, आपस में कभी मतलब कहना चाहिए, मतलब संयोजन तो कर सकती है लेकिन विवाह खुद नहीं कर सकती। हम खाएंगे बच्चा बढ़ रहा है, हम खाएंगे बच्चा बढ़ रहा है, खाएंगे बच्चा बढ़ रहा है। उसी बीच किसी भी महाभूत पर इतना बढ़ गया, वो इतने बढ़ गई ये द्रव्य कि उसका शरीर ओवरवेट हो रहा है, या कोई भी मतलब कहना चाहिए कोई भी रस जो है उसके शरीर के अंदर बढ़ के अपने कर्म को, अपने गुण को प्रदर्शित कर रहा है, बच्चा बीमार हो रहा है, तब आप उसमें विभाग की कुछ, तब शरीर जब उत्पन्न होता है तब उसमें संयोग और विभाग, ये दोनों ही जो आपको एक्टिविटी दिखाई पड़ती हैं, जिसको हम बोलते हैं
कि अब हमारे शरीर के अंदर एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस दोनों शुरू हो गई हैं, और वो शुरू से ही शुरू हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर शुरू से शुरू नहीं हुई हो, लेकिन बच्चा जैसे ही मतलब कहना चाहिए पृथ्वी पर आता है और कुछ खाता है तो उसके शरीर के अंदर संयोग की जो वृद्धि, संयोग का जो होता है, वो संयोग और विभाग दोनों ही जब पहले वहां से होता है तभी शुरू हो जाता है। अन्यथा वहां पर इम्यूनिटिक फ्लूइड का बनना वो एक विभाग का लक्षण है, क्योंकि वहां से वो चीज निकल के आ रही है, संयोग वहां पर उसकी वृद्धि हो रही है, और वृद्धि होते होते फिर धीरे धीरे करके बच्चा 9 महीने का पूरा हो जाता है और फिर वो आता है। तो इसलिए आचार्यों ने यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया है कि आपको कहीं उलझने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको क्लिनिकल में देखेंगे तो यही प्रोसेस है, और वैसे अगर रट्टाफिकेशन वाली बात है तो रट्टाफिकेशन तो आज तक हम करते ही चले। सर इसको दोबारा ये बता दीजिए जो आपने बच्चे का बताया। माइटोसिस तो समझ में आ गई, माइटोसिस हो रही है, नो माइटोसिस, सॉरी, कैटालिटिक और एनालिटिक प्रोसेस। ठीक 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 सर। लेकिन सर आपने जो इसमें वो बताया विभाग नहीं समझ में आया, जो आपने एमनियोटिक फ्लूइड वाला बताया। अरे वहां पर देखिए, जब मूत्र गया तो बच्चे का जब उसने खाया, माँ से सब कुछ लिया और लेने के बाद उसकी प्रोसेस शरीर के अंदर हुई, तो जो मूत्र गया वो मूत्र विभाग के अनुसार ही तो गया। बॉडी ने कुछ जो जरूरतमंद चीज थी वो बाहर कर ली, अंदर कर ली शरीर से, और जो बेकार वाला मूत्र रूप में था उसको बाहर कर दिया। तो एक प्रकार से विभाग का मतलब किसी भी मिश्रित द्रव्य से कोई भी चीज निकाल कर शरीर से बाहर उसे कर दे तो वही तो विभाग है। समझ आया? यस सर। किस किस की समझ में आ रहा है? मैं बीच बीच में इसलिए पूछता चला जा रहा हूँ क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट कुछ टेढ़ा है। सर कारण द्रव्य में तो आत्मा, तो कारण द्रव्य में पंचमहाभूत आत्मा, मन और काल दिशा आती है ना? हाँ ठीक है। आत्मा मनो कालो दिगस्य, यही श्लोक है। सर आप संयोग विभाग बता रहे हैं। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये डाउट है। हाँ वो डाउट, वो उसको डाउट मत करो। काल और दिशा, ये जो जो काल और दिशा होती है वो काल किसी की अपेक्षा नहीं करता है और उसे कोई उत्पन्न भी नहीं कर सकता। मैं बता दूंगा आप चिंता मत, वो इसी का समावेश इसी के अंदर है। क्योंकि जब उन्होंने वहां पर उसको प्रदर्शित किया है कि दिशा की सिद्धि की है, और सिद्धि करने के बाद तब उन्होंने क्लियर किया है कि यहाँ पर काल को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, काल को कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर जो है आपको ये अब बताया गया है कि 9 द्रव्य कौन से हैं। वो 9 द्रव्यों में संयोग विभाग को अलग हटा के और फिर जो है इनको मिश्रित किया गया। सर संयोग और विभाग तो परादी गुण में आते हैं, तो ये कारण द्रव्य भी हैं और गुण भी है। हाँ बिल्कुल, कारण द्रव्य भी है और गुण भी है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा गुणों को प्रदर्शन होता है, द्वारा, इसके द्वारा प्रदर्शन। अब इसमें जब हम नंबर 3 पर आते हैं तो जो पदार्थगत द्रव्य विज्ञान की उपयोगिता है वो इसी से स्पष्ट हो जाती है कि जीवन दो प्रकार के द्रव्यों से बना होता है। एक तो हमारा शरीर और इंद्रिय। शरीर इंद्रिय में सब कुछ आ गया, शरीर और इंद्रिय में सब कुछ आ गया, क्योंकि 5 भौतिक इंद्रिय हैं और शरीर भी हमारा पूरा जो भौतिक द्रव्य है वो पूरा हमारा शरीर जो है, इंद्रिय और शरीर दोनों मिलाकर भौतिक द्रव्य है। और जो आध्यात्मिक गुण है मन और आत्मा, इनका जब संयोग होता है तब जो है शरीर की जो हमारी उत्पत्ति होती है भौतिक द्रव्यों के द्वारा वो कही गई है। और संयोग विभाग का कारण कर्म है, ये ध्यान रखना। अब यहीं से समझ में आ जाए, संयोग विभाग का कारण कर्म है और कर्म अपने काल की अपेक्षा करता है। लो आपके आंसर, काल अपेक्षा नहीं करेगा, कर्म काल की अपेक्षा। कर्म काल की अपेक्षा का मतलब आप समझो कि जैसे कर्म काल की अपेक्षा का मतलब आप पहली अवस्था पाक में उसी समय किसी भी ड्रग का आप ये सोचें कि यहीं पर इसका जो है वो सीधे सीधे तो और तृतीय अवस्था पाक में पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपकी ये भी सोच ठीक है कि ये तृतीय अवस्था पाक में नहीं पहुंचेगा। जैसे हम कोई ड्रग अगर मुंह से लेते हैं तो उसका जितना भी सब कुछ होता है वो पहले एब्जॉर्ब हो जाते हैं। खासकर जो विष द्रव्य होते हैं वो विष द्रव्य क्या होते हैं, पहले एब्जॉर्ब होते हैं और फिर उनका जो है बाद में निष्ठा पाक होता है। शरीर उसका बाद में निष्ठा पाक करता है, पहले वो अपने प्रभाव से सब कुछ कर देते हैं
और करने के बाद फिर उनका निष्ठा प्राप्त होता है, फिर वो शरीर से बाहर निकलते हैं। तो वहां पर जो उसका होता है, हम ये कह सकते हैं उसके लिए, और ये है बड़ा घुमा हुआ सब्जेक्ट है कि कर्म जो है वो कभी भी कर्म जो है वो अपने काल की अपेक्षा करता है, लेकिन काल कभी भी कर्म की अपेक्षा नहीं करता। जब इन दो द्रव्य समूह का संयोग होता है, अब यहाँ पर दो द्रव्य समूह का मतलब जो पहले वाले थे हमारे शारीरिक और जो भौतिक थे, और जो मन और आत्मा थे, ये जो दो मन आत्मा थे, जब इन दोनों का संयोग होता है तब हमारा बंध होता है। अर्थात बंध का मतलब शरीर जो है रूपी जो हमारा एक ढांचा है वो तैयार होता है, और उसमें आत्मा जो है एक मतलब कहना चाहिए एक अदृश्य रूप में रहकर चेतन अवस्थाओं सचेतन अवस्था को प्राप्त कराती है, क्योंकि आत्मा का लक्षण ही चेतनता है। तो वो चेतन अवस्था को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उससे वो हटती नहीं है। अगर हटेगी तो अब वहां पर क्या होगा, जब विभाग होगा, इनका विभाग होगा, किसका, जो आध्यात्मिक है इनका विभाग होगा, और जो मन और आत्मा है जो भौतिक है उसका, और मन और आत्मा इन सब का जब विभाग होगा आपस में, दोनों सब का अलग अलग विभाग हो जाएगा, मन और आत्मा अलग चली जाएगी और ये हो जाएगा, तब मोक्ष की प्राप्ति। तब विभाग जब हुआ तो मोक्ष की प्राप्ति हुई, और जब बंद हुआ यानी कि हमारे शरीर और इंद्रिय ये भौतिक द्रव्यों का और मन और आत्मा का इनका जब संयोग हुआ तो शरीर प्राप्त हुआ, और शरीर प्राप्त होके मन आत्मा जो है उसके अंदर एक बंद रूप में रही, उसको चेतन की अवस्था में लेके आई, और पूरा जीवन हम जीते जीते चले गए। काल यहाँ धीरे धीरे करके, देखो समझ लो, काल यहाँ धीरे धीरे करके विभाग की तरफ ले, कहाँ ले जा रहा है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम उम्र क्रॉस कर रहे हैं, काल कहाँ ले जा रहा है उसे, इन मृत्यु और मोक्ष की तरफ ले जा रहा है, इनको विभाग की तरफ ले जा रहा है, और अंत में जाके 5 महाभूत यानी कि जो भौतिक शरीर है उसको, और जो मन और आत्मा, इन दोनों को अलग कर देगा, और अलग करने के बाद कारण द्रव्य क्या था वहां, आपके क्वेश्चन का आंसर है काल। कर्म किसका था, आत्मा का। नहीं, कर्म किसका था, काम कौन कर रहा है, किसने किया, किसने किया, शरीर वहां तक ले जा रहा है तो किसने किया, काल ही तो वहां तक ले जा रहा है उसको, काल ही तो ले जा रहा है वहां तक। हम आज जो है 20 साल के हैं, फिर उसके बाद हम 50 साल के होंगे, तो वहां तक क्या ले जा रहा है, काल ले जा रहा है। काल का मतलब कि बहुत काल की तरह तरह की पुष्टियां की गई हैं, तब काल को तो बहुत ही ज्यादा वर्णन है कि काल को हम किस तरह से सिद्ध कर रहे हैं, जब सिद्धिकरण है उसका, तो पूरा सिद्धिकरण किया है कारकावली से लेके, और फिर वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, इन सब ने, और फिर आचार्य चरक ने अपनी कमेंट्री की है पूरी तरह से, और महर्षि सुश्रुत ने भी उसको कमेंट्री की है। तो अब आखिर कहा है कि काल एक ऐसी चीज है जो कभी उत्पत्ति नहीं होती, और हमेशा शरीर को विभाग की तरफ ले जाता है, धीरे धीरे करके मोक्ष की तरफ ले जाता है। जो भौतिक द्रव्य होते हैं हमारे शरीर और इंद्रिय, वो किससे बनते हैं, हमारे जो 5 महाभूत हो गए उनसे पूरे बन गए, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो काल जो है आत्मा और मन, इन दोनों को शरीर जो भौतिक है उससे अलग करता हुआ अंत में जब ले जाता है इसको, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उसमें जो मेन है वो हमारा क्या है, काल। इनका तो काल आ गया, क्या आ गया, काल आ गया, कहते हैं इनका काल आ गया, अर्थात शरीर में अब विभाग की स्थिति हो गई, और वो विभाग का कारण काल। इसलिए आचार्यों ने वहां पर ये चीज ना लिखे, ये चीज लिखी कि अगर हमने ये लिख दिया तो फिर यहाँ पर यही समझ जाएंगे कि उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि काल क्या है। तब यहाँ पर इसलिए एक एक करके हम जो है उसको देते चले जाए। ये मैंने यहाँ पर 3 चीजें आपको बताई हैं आज, इसको दोबारा से फिर एक बार सुन लेना, फिर इसको अच्छी तरह से लिबरेट कर दूंगा। अभी 6 चीजें और बाकी हैं इसके बारे में, कि किस तरह से हम जो है अपनी क्लिनिकल में ये सब कुछ विशेष रूप से देखते हैं। और ये 6 पदार्थ होते हैं, इनका इन गुणवादी गुणों में क्या जो है, जो जितने भी गुण हैं, इनकी क्रिया, इनकी जो इसमें आपस में जो इनकी क्रिया इस कैसे होती है, जो 41 गुण है और किस तरह से ये क्रिया करते हैं, वो फिर मैं कल बताऊंगा। रक्त पित्त की संसमन चिकित्सा,
अभी आपका जो वो था उसको बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। जो द्रव्य है उनको जब आप पढ़ोगे तो उसमें बेशक करके उसको लिखा है, लेकिन जब हम अंदर से देखेंगे उसका क्लिनिकल तो कुछ अलग है, लेकिन लिखा हुआ ठीक है। मैं इसको कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि लिखा हुआ ठीक नहीं, बिल्कुल लिखा हुआ ठीक है, लेकिन क्लिनिकल रूप में देखेंगे तो फिर हमको समझ में आता चला जाएगा। और इसका एक मैंने आपको अभी बताई दी। समसमनी चिकित्सा, रक्त पित्त की समसमन चिकित्सा। जिन रोगियों का बल और जिन रोगियों को हम बहुत ज्यादा बल कम है, या आयु ज्यादा है, या बालक है, या स्त्री है, या स्त्री का मतलब जो उनकी जो गर्भावस्था होती है, उसमें अगर किसी को रक्त पित्त हो रहा है तो उस रक्त पित्त में फिर उसके लिए हम उसकी संशोधन चिकित्सा, भवन विरेचन को हटा देते हैं और उसकी संशोधन चिकित्सा को हटा के फिर उसकी संसमनी चिकित्सा करते हैं। जब उसकी संसमनी चिकित्सा करते हैं तो उसमें दोष भी देख लेते हैं कि दोष कौन कौन से हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो लेडीज होती हैं उनको 3 महीने के बाद ब्लीडिंग टाइम में शुरू होती है। उसको जब ब्लीडिंग टाइम में शुरू होती है और बोलते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है और पता नहीं बच्चा जो है रहेगा या नहीं रहेगा, तो उस स्थिति में हमको क्या करनी चाहिए। तो एक जो मेन इंपॉर्टेंट है गर्भवती के बारे में वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय जो है आपको रक्तपित्त याद आना चाहिए और वो रक्तपित्त की हम उस समय चिकित्सा करेंगे। तो उसमें आपको जो है जो देना है वो क्या देना है और क्यों देना है। तो वहां पर क्योंकि अधोगति रक्तपित्त है इसलिए वायु का उसमें अनुबंध रहेगा ही रहेगा, और उसको शांत करने के लिए वायु का जब अनुबंध रहता है तो उसमें हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि जो वायु का अनुबंध है उसको काटने के लिए मोचरस का प्रयोग करते हैं। बासा और मोचरस, बासा को ले लेते हैं और बासा को अगर हम फूल, पत्ती, तना, जड़ जो भी मिल जाए बासा की वो हम ले लेते हैं, और जहां तक फूल मिलते हैं उसके तो फूलों की व्यवस्था हम कर लेते हैं। और फूलों का, बासा का और क्या नाम मोचरस का, इन दोनों का हम एक प्रकार से क्वाथ बनाते हैं। और क्वाथ बना के फिर जो है गर्भहिणी जो स्त्री है जिसको अभी 3 महीने हुए हैं और ब्लीडिंग होने के चांस ज्यादा हो रहे हैं, और चांस जब क्या हो रही है सीधे और वो परेशान है, तब उसको क्वाथ जो है उसकी मात्रा है बासा की, आप इतना पत्ता ले उसका कि वो आपकी एक मुट्ठी में पूरी तरह से आ जाए। या आप तीनों चीजें ले रहे हैं तो आप फूल इतने लें लगभग, वैसे तो आचार्य ने उसका जो मात्रा बताई है उस समय की जो मात्रा बताई है वो लगभग जो है मात्रा बताई है कि कम से कम 100 ग्राम, लेकिन 100 ग्राम फूल मतलब ग्राम मैंने अपने हिसाब से निकाला है, आपको उस संहिता के अंदर वो नहीं ग्राम किया है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि जब लेते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा 8-10 फूल ले लेते हैं और 2 या 3 ग्राम जो है वो मतलब कहना चाहिए मोचरस लेते हैं, फिर उसका क्वाथ बनाते हैं और उसको सुबह शाम करके पिलवाते हैं। ये गर्भहिणी स्त्री में जब हम दूसरा गर्भहिणी स्त्री के अंदर पानक का इस्तेमाल करते हैं कि किसी 200 ml लेके उसको 50 ml तक घटा लेना। हाँ, वो क्वाथ तो उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से प्रोसेसिंग होती है उसी तरह से। खाली पेट ही पिलाएंगे सर? है खाली पेट देंगे? खाली पेट नहीं, कुछ देने के बाद गर्भहिणी में कुछ भी दें आप खाने के बाद दें, क्योंकि 2 हृदय होती है और 2 हृदय में जो है फिर आपको कोई भी चीज बगैर उसको खिलाए नहीं देंगे। हाँ, या तो ऐसी डिजीज हो जो कि रुचि पैदा करती हो, उल्टी वगैरह आती हो, लेकिन उसको अधोगति तो अधिगति में वो आप जो है उसको खिलाने के बाद। सर मोच रस कितना देंगे? 2 ग्राम 2 या 3 ग्राम वो उसको कर लें आप। 5 ये बहुत कड़वा होता है तो इसके अंदर हम कुछ मिला सकते हैं जिससे कि टेस्ट थोड़ा बेटर हो जाए? बिल्कुल आप उसमें सौंफ मिला लें, मिश्री मिला लें, सौंफ मिला सकते हैं, मिश्री मिला सकते हैं, आप उसमें चिरौंजी मिला सकते हैं। उसका पानक भी है, किसके साथ में दें तो किसके साथ में देंगे तो आप मधुवष्ठी, मुलेठी, प्रियंगू, छुआरा ले लें। कल मैंने बताया ही था कि सबसे बेस्ट रक्तनाशक है ये, और इसमें जो हम इसकी जो क्वाथ बना के उसकी पेया टाइप भी बना लेते हैं, पेया नहीं बनाता है तो कोई पानक भी बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसमें जो है खजूर है, मुनक्का है, छुआरा है, नारियल का पानी है, मधुवष्ठी आप डाल सकते हैं उसके अंदर, चिरौंजी डाल सकते हैं। चिरौंजी उसमें क्यों? क्योंकि वो शीतवीर्य होती है, वो ले सकते हैं। इस तरह की हम औषधियों का प्रयोग करते हैं।
कमल की नाल जो है वो आप गर्भहणी में प्रयोग मत करना, बाकी हम सब में कर लेते हैं। सिंगाड़ा है उसमें गर्भहणी में नहीं करते, बाकी हम सब में कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है, सिंगाड़ा है, कमल की नाल है। कमल का नाल का मतलब जो हमारा क्या होता है, भसींडा, सूखा हुआ भसींडा, आप सब्जी में भी खाते हैं हम, तो कमल की नाल होती है। और जो सिंगाड़ा होता है वो आप जानते ही हैं। इनका बहुत ज्यादा नाक के सर, हाँ दल्ले होता है इसलिए दे रहे हैं या महाभूत की दृष्टि से दे रहे हैं? नहीं, जो उस समय तो हमको उस समय हमारे लिए जो भी रोकना है वो उसकी ब्लीडिंग को रोक, जैसे ही रुकेगी वैसे हम उसको बंद कर देंगे। फिर उसको रक्त की चिकित्सा, ज्वर चिकित्सा, पित्तज ज्वर चिकित्सा, जो जितने भी घृत हैं वो हम शुरू करेंगे। उसके बाद मतलब कहना चाहिए उसके, वो मैं बता रहा हूँ। सर ये कमल की नाल और ये क्यों मना कर रखा है? कमल की नाल ये वास्तव में जो जैसे कि एक पसीना होता है, पपीता होता है, ठीक है, पपीता भी इसमें मना करते हैं कि पपीता भी ना दें, क्योंकि पपीता जो है वो एबॉर्शन की प्रोसेस को लेके आता है। तो क्षारीय होता है क्या? है क्षारीय होता है क्या? yes. सर ये दोनों ये जो आपने सिंघाड़ा और ये बताया, ये तो पानी के प्रोडक्ट है ना, तो ये पानी से कुछ इसका रिलेशन है क्या? बिल्कुल है, पानी का रिलेशन होगा ही होगा, लेकिन पानी में तो मतलब ये एबॉर्शन में कोई रिलेशन है क्या? हाँ हाँ, क्या वही तो है सर। जो भी वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को वो करेंगे, मतलब ये कि अगर पपीता खाने से पेट साफ होता है, तो क्या ये कारण है कि पपीता नहीं दिया जाता है कि गर्भिणी को? हाँ यस, पपीता, हाँ यही कारण है कि पपीता उस समय नहीं दिया जाता, और इसलिए आचार्यों ने एक जगह मना भी किया है, अष्टांग संग्रह में शायद मना किया है इसको, यहाँ तो नहीं है लेकिन अष्टांग संग्रह में है शायद। उसको हम ये दे देते हैं और देने के बाद फिर ब्लीडिंग रुक जाती है। इसमें और क्या दे सकते हैं, इसमें और जो दे सकते हैं वो लिखिए, वो आप लिख सकते हैं शुद्ध स्वर्ण गैरिक। मैं आपको वो चिकित्सा बता रहा हूँ जिससे ब्लीडिंग तुरंत रुके उसकी, क्योंकि जब हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं क्योंकि कहते हैं कि 3 महीने हैं डॉक्टर साहब और इसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो फिर हमको उसमें क्या मतलब हम इसमें क्या दें, तब हमने ये तो दे ही दिया उसके लिए, और देने के बाद फिर हमने उसको जो है वो अपना अलग से अपना योग जो उसके आधार पर है, और जो मेन रूप से रक्त पित्त की चिकित्सा का एक पार्ट है और ज्वर नाशक चिकित्सा का भी पार्ट है। लेकिन हम क्योंकि उस समय ऐसे द्रव देंगे जो स्तंभित भी हों, कुछ उष्ण स्तंभक हैं और कुछ मतलब कहना चाहिए शीत स्तंभक, तो जो कुछ उष्ण स्तंभक हैं कुछ शीत स्तंभक हैं, इनको जो है वो हम देख के देंगे। शुद्ध स्वर्ण गैरिक उसमें ले लें आप, और वो 2 ग्राम की मात्रा में लें। हमको इसमें कोई भी शंख भस्म वगैरह नहीं लेनी है, हमको कोई इसमें करपटक भस्म नहीं लेनी है, हमको इसमें जो लेना है वो क्या लेना है, जो हमारे नग होते हैं, आप नग का मतलब समझ गए, नग है उसका यूज करें, या फिर हमारी जो जैसे प्रवाल है तो प्रवाल लें, जो है मोती वगैरह लें, आप उसमें कोई भी किसी तरह का जो और जो है जैसे कपटक भस्म अक्सर या शंख भस्म है या फिर कुकुटांतक भस्म है, इनका सबका प्रयोग बिल्कुल ना हो, इसमें नग की भस्म का प्रयोग होगा। और वो त्रिकांत पिष्टी सर ले सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। मोटी पिष्टी है सर, बोल रहे हैं कि कैल्शियम कंटेंट यूज नहीं करके रत्न यूज करेंगे। कैल्शियम कंटेंट नहीं, सर का बोलना है कि सौम्य प्रकृति के यूज करने। देखिए जो कैल्शियम वाले होते हैं वो उष्ण भी होते हैं, जैसे हमारा कैल्शियम का अगर हम प्रोडक्ट देखें तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होने वाला कुकुटांतक भस्म, उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है लेकिन वो उष्ण होता है। करपटक भस्म में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है लेकिन वो उष्ण होता है। शंख भस्म में ठीक है शीत होती है लेकिन कैल्शियम और कंटेंट होता है। तो 2 प्रकार के हमारे स्तंभ द्रव होते हैं, एक तो शीत वीर्य होते हैं और एक उष्ण वीर्य होते हैं। तो सर कहरवा पिष्टी भी ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
हीरा बोल वगैरह ना दें, ठीक है। हीरा बोल वगैरह खासकर गर्भैणी बता रहा हूँ, हीरा बोल वगैरह गर्भैणी जैसे बोलभद्र रस वगैरह है, ये सब उसमें ना प्रयोग करें। मोती का करें आप, मोती दें, प्रवाल दें, ठीक है, कहरवा पिष्टी दें, तृणकांत मणि पिष्टी दें। ये आपको ऐसी ड्रग बता रहा हूँ जो कि आपकी एकदम सटीक चिकित्सा है और वो उसके आधार पर उसमें कोई भी दिक्कत। तो बोलभद्र तो दे सकते हैं? हीरा बोल है। नहीं, अभी आप बोलभद्र कह रहे थे ना, बोलभद्र। नहीं, बोलभद्र नहीं कहा मैंने, बोलभद्र क्या मैंने बोलभद्र बोला? हाँ, नहीं सर, बोला आपने नहीं देना है, बोलभद्र नहीं सर, हीराभद्र। हीराभल और बोलभद्र दोनों ही मना किया आपने। हाँ, हीरा बोलभद्र ये दोनों मना किया है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि बोलभद्र रस में हीरा बोल होता है, इसलिए उसको नहीं देना। बोलभद्र रस में सर बोल, पारद, गंधक, लोदर और नाकेसर। नाकेसर होता है ना, हाँ ठीक। तो वो इसलिए नहीं दिया जाता कि उसमें बोल होता है। सर इसमें नाग केसर खून खराबा तो नहीं दे सकते? देखिए, खून खराबा की एक स्थिति है कि खून खराबा बाद में उसको यूज करेंगे, रक्त पित्त की स्थिति को देख के खून खराबा करते हैं, लेकिन उस समय नहीं देते जी। यार नाग केसर सर? हाँ, नाग केसर दे देंगे, नाग केसर दे देंगे, केसर दे देंगे। केसर तो उस समय बहुत ही जरूरी है, अगर कोई केसर अफोर्ड कर सकता है तो केसर दें आप उसे। गुरुजी इसमें जो है ना, नाग केसर, संज्ञा, सौपिष्टि, कैरवा पिष्टि, सप्टे का भाषण वगैरह, परवाल पिष्टि वगैरह का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। संगेसर पिष्टि है, हाँ संगेसर पिष्टि बिल्कुल शीत होती है। अकीक पिष्टि है, उसको आप ले सकते हैं। और इसमें है ना शरबत अंजवार के साथ दे दिया ना तो तुरंत 30 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स मिलता है सर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंजवार के साथ में विद बेस्ट मेडिसिन, इसके ऊपर कुछ नहीं आता। जी सर। तो ये रिपीट कर दीजिए जरा, आप जो बोल रहे थे तो सुनाई नहीं पड़ा। जी, बोल दीजिए। संगेसर पिष्टि, नाग केसर, परवाल पिष्टि, कहरवा, इसका अनुपान है हमारा ये शरबत अंजवार विद बेस्ट रिजल्ट। टाइप कर दीजिए उसको, टाइप कर दीजिए उसमें ग्रुप में, टाइप करके डाल दीजिए। नाम इन सब के टेढ़े होते हैं सर। देखो माफी चाहूंगा, मेरे पास में 20 से 25 के आसपास ऐसे फॉर्मूले हैं जो इमरजेंसी में हम उपयोग में लेते हैं। मैं कल सुबह 10 बजे के बाद ग्रुप में डाल दूंगा सभी। ठीक है, ठीक, सभी डालूंगा एक साइड से सभी, क्योंकि वातज पे अलग होगा, पित्तज पे अलग होगा, अपच पे अलग होगा। ठीक है, ठीक। रोहिणी के सिस्टम के अनुसार मेडिसिन मूवमेंट। बिल्कुल डाल दीजिए जी गुरु जी। तो इसमें जो है वो आप ये 5-7 जो पिष्टियां हैं तरह की, और जो शीत बीवी और स्तंभक हैं उनको लें, और उनको लेने के बाद फिर आप जो है इसमें जो हम कामदोदा रस भी यूज करते हैं। और कामदोदा रस अगर आप जब रक्त शोधक आपके पास नहीं है, अर्थात गेरू नहीं है, तो फिर उस समय फिर आप कामदोदा रस को उसके साथ में 2 गोली के हिसाब से अपनी बुद्धि विवेक से काम करके उसको पीस के और उसको दे दें कि आप इसको खा लो। इसका जो अनपान है वो 3 तरह से, ठीक है। अनपान कामदोदा प्लेन या मौक्तिक वाला? मौक्तिक वाला अगर मोती पिष्टी डाल दी तो प्लेन ले सकते हैं, और अगर मोती पिष्टी डाली आपने तो उसको सिंपल वाला दे दो। ठीक है। इस तरह से जो है वो हम उसकी पूरी जो समसामयिक चिकित्सा है वो कर देते हैं। इसके 3 जो मेन है उसको बता के मैं यहाँ पर उसको विराम दे रहा हूँ। इसके 3 अनुपान है, वो 3 अनुपान आप दे दें। चंदन का सोयरस, चंदन का मतलब चंदन का या चंदनादि जो वो आता है हमारा क्वाथ, अगर चंदनादि क्वाथ ले लेंगे तो आप उसमें पित्तज में, अगर कोई जलन वगैरह बता रही है तो उसमें पित्तज में यूज कर। मंजिष्ठादि क्वाथ, अगर वायु और पित्त दोनों एक साथ लग रहे हैं और परफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है तब मंजिष्ठा क्वाथ लें। लोद्रासव, अगर आपको लग रहा है कि कफ का संसर्ग भी है साथ में, तो उसके साथ में इन्हीं द्रव्यों की पुड़िया को
हम लोद्रा आसन के साथ। तो लोद्रा साहब कब दे रहे हैं, एक बार रिपीट कर दीजिए। चंदना आसन ले लीजिए। चंदना साहब को पित्तज में देना है जब जलन हो रही हो, मंजिष्ठा आदि वायु और पित्त साथ में हो। हाँ। और लोद्रा आप बोलने जा रहे थे। हाँ, लिख लिए तीनों। लोद्रा साहब रिपीट कर दीजिए। लोद्रा आसन जो आप देखें इसमें कफ का अनुबंध हो तब दे। सर उसमें कफ का अनुबंध क्या दिखाई देगा? कफ का अनुबंध दिखाई देगा, जो ब्लड निकलेगा वो गाढ़ा होगा और तुरंत जमेगा। तो उसमें ग्रंथि जो है क्लॉट कैसे होंगे? है क्लॉट जैसे होंगे और थोड़ा चिपचिपा पिक्चल होएगा। हाँ हाँ हाँ। हेलो सर, प्रणाम सर। प्रणाम। सर ये इसमें से क्या कितने दे सकते हैं हम? 3 2 3 4 जैसे शुद्ध स्वर्ण गैर या सारे ही कंटिन्यू करने हैं बीच में 3 4? ये इसमें ये पूरा योग बनेगा। योग बना के फिर आपको 3-4 मतलब 4 दिन तक आपको 10 पुड़ियां तो देनी पड़ेंगी आप, ये आप 5 दिन खा लो इसको। सर योग में कितने ग्राम हो जाएंगे टोटल मिला के? मात्रा, हाँ जी सर, थोड़ा ये अच्छा वो वाला योग बोल रही थी, वो वाला योग है। मात्रा बता दो। हाँ जी सर। जैसे स्वर्ण गहरे का तो 2 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। हाँ जी सर, बाकी के बता। और मोती पिष्टी ले लिया। मोती पिष्टी बहुत कम, बहुत मतलब कहना चाहिए महंगी होती है, तो वो 1 ग्राम ले ली और उसकी 10 पुड़ियां बना दी। इसी के हिसाब से आप उसमें डालते चले जाएंगे। आपने प्रवाल ले ली 10 ग्राम ले ली, 2 ग्राम डाल दिया। आपने क्या नाम है कहरवा पिष्टी ले ली 10 ग्राम ले ली, 2-2 ग्राम डाल, तो पुड़िया भारी हो जाएगी, 7-8 ग्राम की हो जाएगी। और फिर उसको पूरी तरह से, तभी वहां पर इतने बड़े जो आसन हैं आचार्यों ने उनको इंडिकेट किया है कि यहाँ पर जो क्वार्ट्ज वगैरह है जिनका अनुपान है वो भारी होना चाहिए, तो उसका कम से कम 20 ml होना चाहिए। तो उनके हिसाब से उन्होंने सेट कर दिया था कि ये जो है जब ये जो इनके कंटेंट जाएंगे तो वो ज्यादा जाएंगे, और इसके अनुपान में फिर उसको मिला के भी पिला सकता है, वो घोल के भी पी सकता है, वो चटनी बना मिला लेगा उसमें, और जो अनुपान है उसको साथ में चाट लेगा, और फिर उसके बाद में जो है वो ऊपर से हल्का सा पानी पी, और वो भी पानी पीना है तो शीतल पानी का प्रयोग करा है। ये ध्यान, शीतल का मतलब ठंडा, ठंडे का मतलब ये नहीं कि बर्फ का पानी पी, मतलब नॉर्मल। सर इसमें उसीरा सब का भी बहुत अच्छा रोल रहेगा, बिल्कुल क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट सारे सौम्य इंग्रेडिएंट है। हाँ बिल्कुल है, खस लोदर नेत्रबला त्रिंगु पद्माख। हाँ 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 बिल्कुल है। उसीरा आसन दे सकते हैं आप, जैसी वहां पर जैसी स्थिति बनती है वैसे देखें, लेकिन खासकर गर्भहिणी में वो वाले द्रव्य यूज नहीं करते जो कि हम जैसे तो सर उसी रासव को तो चंदनादि क्वाथ से ही रिप्लेस करेंगे। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। फिर ठीक है सर, ठीक। 8:55 हो गए, 10 पे मिल। प्रणाम जी सर। प्रणाम सर। प्रणाम 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 सर। प्रणाम प्रणाम।